गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1, जिसमें हम लोग आज कम्युनिकेशन टॉपिक का 20 एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि संचार प्रक्रिया में, कम्युनिकेशन प्रोसेस में इनमें से कौन एक एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है। आपको बताना है तत्व नहीं है उसके बारे में। ये आपका रहा एलिमेंट। सेंडर एलिमेंट है, मैसेज, टेक्नोलॉजी और चैनल। आपका चार ऑप्शन है जिसमें से एलिमेंट कौन नहीं है। तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में एलिमेंट नहीं माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस डिकोडिंग परफॉर्म बाय। डिकोडिंग का मतलब बताइए आप कि डिकोडिंग जो है वो क्या करता है। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या काम होता है, मतलब किसके द्वारा की जाती है। सेंडर के द्वारा, या फिर चैनल के द्वारा, या फिर रिसीवर के द्वारा, या फिर मैसेज के द्वारा। तो आप समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 2 का जो मतलब बोल रहा वो ये बोल रहा है कि डिकोड कौन करता है, मतलब जो मैसेज देता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, एक होता है सेंडर, दूसरा होता है चैनल या फिर माध्यम कह सकते हैं, और तीसरा होता है रिसीवर। ठीक है। तो मैसेज को जो समझता है, डिकोड करता है, और समझने के बाद जो प्रतिक्रिया देता है उसको रिजल्ट कहते हैं। लेकिन डिकोड आने की समझता कौन है, तो जो मैसेज को रिसीव करता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्रा द्वारा किस प्रकार का संचार किया जाता है। मतलब कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जब आपका गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर पोस्चर के द्वारा अगर किसी तरह का कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन माना जाता है। उसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्या उसको वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को बताना है कि क्या क्या होता है। पहले ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप राम से मिले और उसको बोले कि भाई कल मेरा बर्थडे है, आ जाना। ये ओरल कम्युनिकेशन हुआ। इसमें उसको कोई लिखित या फिर कार्ड द्वारा आप उसको इनवाइट नहीं कर रहे, बस मुंह से जाकर के बोल दिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां आप मतलब कि मुस्कुरा करके, हाथ से टाटा बाय करके, आंख मार के, या फिर उदास होकर के किसी चीज को आप एक्सप्रेस करते हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आपका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ फेशियल एक्सप्रेशन है, पोस्चर है और गेस्चर है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्टिकल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये सब वर्टिकल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग ऑफिस और कंपनी में यूज करते हैं। ठीक है। तो आप, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सैनन एंड वीवर मॉडल्स में कम्युनिकेशन जो है वो क्या डील करता है। अब देखिए, सैनन और वीवर मॉडल में प्राइमरी जो कम्युनिकेशन का जो क्या बोल सकते हैं उसको कि कम्युनिकेशन, सैनन वीवर प्राइमरीली किस पे फोकस है, सेमेंटिक बैरियर पे, नॉइज एंड सिग्नल ट्रांसमिशन पे, कल्चरल डिफरेंसेस पे, या फिर पर्सुएजन पे। तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें
शैनन वीवर के बारे में बात कर रहा है। तो ये नॉइज और सिग्नल ट्रांसमिशन पे इसका प्राइमरी फोकस रहता है। ऑप्शन बी की ओर आप जाइए, शोर और संकेत संचरण में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कौन सा है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, लैटरल कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन। तो वन वे कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। जैसे वन वे कम्युनिकेशन में क्या है कि आप ही एक ही तरफ से बोला जा रहा है, उसको डिक्टेटर भी कह सकते हैं कि डिक्टेटर की तरह सामने वाला का बात को सुन ही नहीं रहे हैं और बस एक ही तरफ से डिसीजन दिया जा रहा है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसे कंपनी का चेयरपर्सन है और चेयरपर्सन जो है वो अपना मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर जो है वो अपने नीचे स्टाफ को बोलेगा और अब स्टाफ जो है वो अपने नीचे वाले कलीग्स को बोलेगा। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, यानी कि टॉप जो रैंकर्स होते हैं वो अपने कलीग्स को या फिर जूनियर्स को क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। लेकिन लैटरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है, एक समान होता है। जो मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है उसको इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हम क्वेश्चन 6 की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि पैरा लैंग्वेज क्या होता है। पैरा लैंग्वेज जो है वो किसको कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पीच, टोन और स्पीड को पैरा लैंग्वेज कहा जाता है। जब आप बोलते हैं, आपका जो पीच है, बोलने की जो पीच है, बोलने का जो लहजा है और बोलने का जो गति है, स्पीड है, उसको हम लोग पैरा लैंग्वेज से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर का बात किया जा रहा है। दैट अराइजेस ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस इज नोन एज। यानी कि आप देख रहे होंगे कि करंट में महाराष्ट्र में भाषाई विवाद चल रहा है कि वहां मराठी बोलने वाले ही लोग जो है वो रहेंगे, हिंदी बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे। तो ये कल्चरल बैरियर है, उनको लग रहा है, मराठी बोलने वाले लोगों को लग रहा है कि हमारा जो कल्चर है वो विलुप्त हो जाएगा अगर पूरा हिंदी मीडियम बोलने वाले लोग आ जाएंगे तो। और भी बहुत सारा कल्चरल बैरियर हो सकता है, खान पान हो सकता है, रहन सहन हो सकता है, पूजा पाठ हो सकता है, बहुत सारे कल्चरल बैरियर आते हैं। तो कम्युनिकेशन में कल्चरल बैरियर क्या होता है? साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर होता है, सिमेंटिक बैरियर होता है, सोशियल कल्चरल बैरियर होता है। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा कि ये सामाजिक सांस्कृतिक बाधा होता है। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सिमेंटिक में क्या होता है कि आप जब ये कोई भारी भरकम वर्ड आया जो आप नहीं समझ पा रहे, वो सिमेंटिक बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ग्राफेवाइन जो कम्युनिकेशन है, ग्रेपेवाइन मतलब ग्रेप से बना हुआ है और ये आप समझ सकते हैं कि अंगूर का बात किया जा रहा है। अब अंगूर देखे होंगे आप कि गुच्छा में होता है और अंगूर जब गुच्छा में होता है तो पता ही नहीं चलता है कि कौन किस में लटा हुआ है। और उसी तरह से जैसे स्कूल में आप देख सकते हैं कि एक टीचर जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल से मिल सकता है, एक वहां का जो ड्राइवर है वो भी प्रिंसिपल से मिल सकता है, पेरेंट्स है वो भी प्रिंसिपल से मिल सकता है। मतलब कि कोई सीनियर और जूनियर का बात वहां नहीं होता है जैसे कंपनी में होता है कि टॉप मैनेजमेंट अलग है, मिडिल मैनेजमेंट अलग है और लोअर लेवल का मैनेजमेंट अलग है, जो हम डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं कंपनी में। क्या है कि जो चेयरपर्सन होता है, यानी कि कंपनी का जो चेयरमैन होता है वो अपने जूनियर को एडवाइस देता है, वो अपने जूनियर को देता है, इस तरह से टारगेट जो है वो फुलफिल किया जाता है। लेकिन ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यहाँ किसी भी तरह का फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन।
मास कम्युनिकेशन का कौन जो है वो फॉर्म है। मास कम्युनिकेशन मतलब कि जन संचार, बहुत बड़ा ग्रुप जहां आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो डिबेट जो है वो होगा, लेक्चर होगा, टेलीविजन होगा और ग्रुप डिस्कशन होगा। तो आपको पता है कि मास लेवल पे बात किया जाए, ये भी ग्रुप डिस्कशन, चाहे डिबेट चाहे लेक्चर, एक आदमी के बीच में नहीं होता है कम्युनिकेशन। यहाँ भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं टेलीविजन में। आप देखते होंगे कि आज तक पर कोई न्यूज आया, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया से लेकर के पूरा वर्ल्ड में फैल गया। तो वो क्या है, मास कम्युनिकेशन है, जहां एक टॉपिक जो है वो इतना रैपिड तरीके से फैलता है जो हर कोने कोने तक चला जाता है। मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10 कहेंगे, फीडबैक इन कम्युनिकेशन हेल्प इन कंप्लीटिंग द कम्युनिकेशन लूप, इंक्रीजिंग नॉइज, स्टार्टिंग अ न्यू मैसेज और डिलेइंग ट्रांसमिशन। संचार में फीडबैक निम्नलिखित में से सहायक होता है। संचार चक्र को पूरा करना, शोर बढ़ाना, नया संदेश शुरू करना या फिर प्रसारण में देरी करना। आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका कंप्लीटिंग द कम्युनिकेशन लूप। फीडबैक जो है वो कम्युनिकेशन का लूप कंप्लीट करने के बाद दिया जाता है। जैसे समझ के चलिए कि हम लोग क्लास में, आप अगर यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप टीचर होंगे कहीं, या स्टूडेंट को होम ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे या कोई कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे। तो वहां जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाने के बाद ही आप बच्चे से पूछते हैं कि समझ में आया या नहीं आया। अगर बच्चा बोलता है एस, मतलब वो हमारा फीडबैक होता है। बच्चा बोलता है नो, वो हमारा फीडबैक होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन समझ रहे हैं आप कि इसमें आपका जूनियर, जैसे कह सकते हैं आपकी कंपनी का लोअर लेवल से अपर लेवल तक जब कम्युनिकेशन बढ़ता है, जैसे आपका जो एम्प्लॉय है वो कहता है अपने चपरासी से या फिर कलेक्ट से, कलेक्ट जो है वो कहेगा मैनेजर से, मैनेजर जो है वो डिपार्टमेंटल हेड से, डिपार्टमेंटल हेड जो है वो अपने हेड को कहेगा और वो जो है वो चेयरमैन को कहेगा। ये अपवर्ड कम्युनिकेशन की ओर जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि फीडबैक फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू मैनेजर, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन दैट यूजेस चार्ट्स, डायग्राम्स और पिक्चर। जब कम्युनिकेशन में चार्ट का यूज किया जा रहा है, डायग्राम का यूज किया जा रहा है, पिक्चर का यूज किया जा रहा है, तो उस तरह का कम्युनिकेशन जो है वो विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि दृश्य संचार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, विच कम्युनिकेशन मॉडल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज। नॉइज के कॉन्सेप्ट जो है वो सैनन और वीवर मॉडल जो है। ऑप्शन 13 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि सैनन वीवर मॉडल अभी हम लोग पढ़े और उसमें जो सैनन वीवर मॉडल कहता है कि प्राइमरी फोकस इसका नॉइज पे है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोडिंग प्रोसेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व। इन कोडिंग और डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग रिसीवर डिकोड करता है, तो इन कोडिंग कौन करेगा आपको बताना है। आपको पता है कि कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू सिंबल्स और लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड इनकोडिंग, यानी कि विचारों को प्रतीकों या भाषा में परिवर्तित करना ही इनकोड कहलाता है। नेक्स्ट है, which of the following is a key barrier to effective listening। effective listening में नॉइज, ये सब जो है वो की बैरियर है, जैसे आई कांटेक्ट, एक्टिव अटेंशन, प्रीजुडिस और क्लैरिफिकेशन। 4 ऑप्शन है। आपको पता होगा कि आप मतलब कि पूर्वाग्रह जो मतलब पहले से मान चुके हैं कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पहले से मान चुके हैं, मेरा वीडियो देखने से पहले मान चुके हैं कि कुंदन सर अच्छा नहीं पढ़ा सकते हैं। ये क्या है,
ये प्रीजुडिस है, मतलब कि आप मेरा वीडियो देखने से पहले ही मान लिए कि अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, समझाएंगे नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये अफेक्टिव लिसनिंग में ये बैरियर है। जब आप सामने वाला को सुन नहीं रहे हैं और कैसे आप मान के चल रहे हैं कि वो अच्छा नहीं करता है, वो अच्छा नहीं बोलने वाला है। Which of the following is not a characteristic of effective communication? इसमें से कौन नहीं है? अब इनमें से कौन नहीं है, तो क्लैरिटी जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और उसको जटिल बना दीजिएगा तो वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। साधारण सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे सामने वाला समझ सके। इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अब देखिए एक होता है इंटरपर्सनल और दूसरा होता है इंट्रापर्सनल, है ना। इंट्रापर्सनल ये क्या होता है? यहाँ दो व्यक्ति होता है और यहाँ एक ही व्यक्ति होता है। जैसे मान लीजिए कि जब आप खुद से बात करते हैं, खुद से अपने आप से बात करते हैं आप, तो वो इंट्रापर्सनल है। लेकिन आप और मोहन दो जन मिल करके, यानी कि जब आप दो दोस्तों के बीच में बात होता है उसको इंटरपर्सनल कहते हैं। तो इंटरपर्सनल में कंटेक्स्ट का रोल बताना है, यानी कि संदर्भ का भूमिका को बताना है। तो इन्फ्लुएंस मीनिंग, ऑप्शन सी जो है अर्थ को प्रभावित करना ही क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कंटेक्स्ट का रोल प्ले करता है। सेमिनार और सिंपोजियम, सेमिनार और सिंपोजियम संगोष्ठी जिसको कहते हैं, एग्जाम्पल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, मास का, ग्रुप का और इंट्रापर्सनल का। तो ये और इसमें तो आप समझ गए होंगे कि इसमें दो व्यक्ति का होना और इसमें एक ही व्यक्ति होता है। और आप सेमिनार कर रहे हैं तो ज्यादा व्यक्ति होंगे, दो से अधिक होंगे। तो मास कम्युनिकेशन और ग्रुप डिस्कशन में लड़ाई है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन होगा। तो भैया मास कम्युनिकेशन में क्या है, वर्ल्ड लेवल पे फैल जाता है कम्युनिकेशन, जैसे टीवी चैनल वाले बोलते हैं तब। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, which type of communication has the highest potential for misunderstanding? गलतफहमी की संभावना ओरल में, रिटेन में, नॉन वर्बल में और विजुअल में सबसे ज्यादा किस में होती है? तो सबसे ज्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पाया जाता है। मिस कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि communication for change management in an organization should be one way and authoritative होता है, पैसिव और डिलेड होता है, ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटिव होता है और स्ट्रिक्टली फॉर्मल होता है। तो आपको पता है कि जो मैनेजमेंट चेंज जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो ट्रांसपेरेंट होता है और पार्टिसिपेटिव होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। और आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको ये भी बताना है। धन्यवाद।